बेसिक बातें थी जो हम सभी को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि अगर हम लोगों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का जो आइडिया है, वेरी बेसिक प्रिंसिपल अगर उसको जानना है, पहचानना है, तो आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसके प्रिविलेजेस, ये सारी बातें पता होनी चाहिए, वरना उनके बिना आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अधूरी सी रह जाती है। अब ये वाला जो सेशन है उसका पर्पस ये है कि यही जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े अपने पिछले सेशन के अंदर, उससे रिलेटेड केस लॉस को जज करेंगे। देखो केस लॉस को पढ़ने का फायदा क्या है कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो किताबी नॉलेज थी, किताब में जो लिखा है वो हमने पढ़ लिया। अब प्रैक्टिकलिटीज में ये चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं, कैसे सिचुएशंस बदलती हैं, आगे पीछे होती हैं, ये सब बच्चे हमको देखने को मिलता है केसेस के माध्यम से। और जब हम लोग अपना आंसर लिखते हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर, वो बिल्कुल ऐसा बोरिंग सा ना लगे, बिल्कुल स्ट्रेट कट ना लगे, फॉर दैट रीजन केस लॉज उसमें थोड़ा सा जान भरते हैं। पर हाँ, केस लॉज को लिखने का अपना तरीका होता है। कई बार मैंने देखा कि बच्चे बड़े ही मतलब बोरियत भरा केस तरीके से लिखेंगे, भाई फैक्ट्स लिख लिए, इशू लिख दिया, फिर वो रटा रटा ऐसा रेशियो लिख दिया। देखो लिखने को तो कर सकते हो, बट अगर कोई चीज आती है तो उसको इंप्रेसिव तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। देखो बच्चे, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई व्यक्ति कहता है आपसे कि बस आपको ज्ञान होना चाहिए, प्रेजेंटेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो बेवकूफ है। जितना इंपॉर्टेंट ज्ञान है ना बच्चे आज के समय में, उतना ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, कि आप कैसे किसी चीज को बता रहे हो, कैसे किसी चीज को लिख रहे हो, वो बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आ सकता है। इसलिए केस लॉस को समझो इस तरीके से कि वो ऑटोमेटिकली जो आपका एक्सप्रेशन हो वो इतना ब्राइट हो जाए कि टीचर बोले कि हाँ यार इस बच्चे ने उस चीज को समझा है। तो मैं कुछ इसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ज्यादा केसेस नहीं है, टोटल 6 केसेस हैं, और हम लोग फोकस करेंगे कि उस केस का रेशियो क्या है और उस केस को हमें कैसे यूटिलाइज करना है इनटू आवर एग्जामिनेशंस। अब जैसे ये पहला केस है लक्ष्मी चंद वर्सेस मदन लाल का, 1947 का केस है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये केस है। इसमें हुआ क्या, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, ये अभी तक स्टैट्यूट में हम लोगों ने कवर नहीं की, वैसे की है, हल्के से की है, पर उसमें डायरेक्टली हम लोग हिट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, ठीक है, और उस इंस्ट्रूमेंट पे जिस व्यक्ति का नाम लिखा है वो एक पर्टिकुलर पर्सन है, मतलब इंसान है, उनका नाम है श्री बाबा काली। तो श्री बाबा काली के नाम से श्री बाबा काली जो एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, आपकी तरह मेरी तरह, उनके नाम से एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है बच्चे। अब क्या होता है कि नौबत ये आ जाती है कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आधार पर कोर्ट तक पहुंचना पड़ता है। फाइनली क्या होता है कि जो कोर्ट के सामने सूट फाइल होता है वो होता है श्री बाबा काली नाम की रजिस्टर्ड सोसाइटी के द्वारा। यहां पे खेल है बच्चे, रजिस्टर्ड सोसाइटी के द्वारा। अब यहां पे क्या हुआ है, ये जो बाबा काली हैं, ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, इन्होंने अपने नाम से एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बना रखी है, और वो जो केस फाइल होता है वो रजिस्टर्ड सोसाइटी के नाम से केस फाइल होता है। पर जो ओरिजिनल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो पार्टी है वो ये खुद है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। तो इस केस में सबसे पहला सवाल यही उठा कि ये जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, क्या हम इसको होल्डर मान सकते हैं, क्या ये होल्डर है? आप सोचो, दिमाग लगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनके नाम से, एक्शन इनके नाम से, कहां पे लाई कर रहा है, कहां पे आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही है चीज? प्रॉब्लमेटिक दो कारणों से है। पहला कि चाहे बच्चे आप होल्डर की डेफिनेशन देखो, चाहे आप होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन देखो, जैसे होल्डर की अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि वो व्यक्ति के पास अधिकार होना चाहिए ओवर द पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और वो उसके खुद के नाम से होना चाहिए, इन हिज ओन नेम होना चाहिए। क्या हम मान सकते हैं कि रजिस्टर्ड सोसाइटी इस पोजीशन में है? या फिर चलो फॉर द टाइमिंग अगर हम लोग होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन की भी तरफ देखें, तो वहां पे भी तो भाई वी नीड टू हैव अ स्पेसिफिक पर्सन जिसने कंसीडरेशन पे करी हो, और वही होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा, ऑटोमेटिक सी बात है यार। तो ऐसी परिस्थिति कैसे कवर होगी? यहाँ पे ये जो बाबा काली जी हैं, इनका एक आर्गुमेंट आता है, ये बोलते हैं अरे ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये मैं मानता हूँ कि इसमें जो नाम लिखा है वो रजिस्टर्ड सोसाइटी का नहीं लिखा है, मेरा पर्सनल कैपेसिटी में नाम लिखा हुआ है, पर इस बात को आप समझो कि भले ही मेरे नाम पे है, बट जो उसका पर्पस था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, दैट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द रजिस्टर्ड सोसाइटी ओनली। तो ये मान के चलो मेरे नाम पे बस केवल इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में बना दिया, अदरवाइज जो होल एंड सोल जो लेना देना है उस इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर्ड सोसाइटी के संबंध में था। इसलिए अगर रजिस्टर्ड सोसाइटी होल्डर करार कर दी जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे जो नाम हुआ है उसके अंदर पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, वो बस आप ये मान के चलो कि एक तरीका था उसी बात को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि मैं ही होल एंड सोल हूं इस सोसाइटी का, तो मेरे नाम से बना दिया। अदरवाइज द पर्पस वाज टू कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को ही सर्व करने वाला था। अब ऐसे किसी आर्गुमेंट की कितनी जगह है हमारे कानून के अंदर, ये समझना है, खासकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, क्योंकि बच्चे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है। चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, साफ साफ लिखा है देयर हैज टू बी सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज, और पार्टीज मींस इंक्लूडिंग पे, इंक्लूडिंग ड्रॉअर, इंक्लूडिंग मेकर, इंक्लूडिंग ड्रॉ, सारी पार्टीज के बारे में सर्टेनिटी। ये सारे जो आर्गुमेंट्स है ना कि रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, बेनिफिशियल इंटरेस्ट में, इन सबका कोई स्कोप ही नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आप याद रखो, जो मैंने आपको होल्डर की डेफिनेशन पढ़ाई, उसमें आखिरी बात क्या लिखी थी कि भाई किसी भी बेनिफिशियल ओनर का कोई उसमें लेना देना नहीं है। तो कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि यार ये था मेरे फायदे में, वो तो लिखवा दिया इसका नाम। इसी चीज को पलट के कहें तो वही मतलब निकलेगा, सोसाइटी ऐसे कह सकती है ना, ये था तो मेरे लिए, पर वो तो मैंने लिखवा दिया काली जी का नाम, समथिंग लाइक दैट। तो हमेशा याद रखना बच्चे, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। और जब भी ऐसे किसी चीज का सामना हो एग्जामिनेशन के अंदर, दिल खोल के इस बात को लिखना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सर्टेनिटी ऑफ पार्टीज इज अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट, और होल्डर बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को यह बहुत जरूरी होता है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट का डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो। किसी भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में या किसी भी प्रकार के बेनिफिशियल ओनरशिप होल्ड करने में आप होल्डर नहीं बन सकते। जो व्यक्ति है जिसका नाम लिखा है, इन व्हाटएवर कैपेसिटी लिखा है, वही सक्षम होगा होल्डर बनने के लिए। क्लियर कट। तो अगर बाबा जी का नाम लिखा है इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, तो यही होल्डर बन सकते हैं, कंडीशन ऑन द पॉइंट कि वो बाकी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, क्योंकि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट टॉक अबाउट द रजिस्टर्ड सोसाइटी, वो उसमें पार्टी नहीं है, तो इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है कि ये होल्डर बन सके, कोई चांस ही नहीं है। तो इस जजमेंट के अंदर ये पॉइंट बिल्कुल, वैसे तो काफी हद तक पहले से स्टैट्यूट ने भी क्लियर कर रखी थी, ये बात ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई आर्गुमेंट हम कभी भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, ये सबसे पहला केस हो गया बच्चे आपका, और ये बड़ी कॉमन चीज है, हो सकता है एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए या डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको ये चीज डिस्कस करनी पड़े। कई बार क्या होता है कि इसी केस के फैक्ट्स लिख के दे देते हैं हल्के से कि करो भाई, बताओ, कमेंट करो, इंटरप्रेट करो, तो आपको ये सारी बातें लिखनी होंगी। अब आते हैं बच्चे दूसरे केस पे। दूसरे केस का नाम है सिंगेश्वर मंडल वर्सेस श्रीमती गीता देवी, 1975 का केस है, पटना हाईकोर्ट का, और इनमें भी मजा है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है बच्चे, इस केस में एक पिताजी है, उनकी 2 वाइफ हैं और एक बेटी है। पिताजी की तबीयत खराब है,
और पिताजी के पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और अमाउंट ऑफ मनी। पिताजी चाहते हैं कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो बेनिफिट है वो केवल मेरी बेटी उठाए, केवल मेरी बेटी बेनिफिट उठाए और किसी मेरे एआर को, मतलब मेरी पत्नियों को या बाकी के जो हैं उनको फायदा ना मिले मेरी डेथ के बाद, केवल मेरी बेटी इस बात का फायदा उठाए। और इस आधार पर उन्होंने आपस में फैमिली अरेंजमेंट कर लिया, सब लोग इस बात पे एग्री हो गए, किसी को कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब हुआ क्या कि पिताजी की हो गई डेथ और बेटी ने उस इंस्ट्रूमेंट के आधार पर एक्शन लेना चाहा, मतलब पैसे को रिकवर करना चाहा, पर उसका जो क्लेम है वो डिनाई कर दिया गया। डिनाई कर दिया गया फॉर द रीजन कि आप होल्डर नहीं हो, आप होल्डर नहीं हो तो आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हो। उसने बोला नहीं नहीं, जो मेरे पिताजी थे वो चाहते थे कि मेरे को बेनिफिट मिले इस इंस्ट्रूमेंट का, तो उनकी विशेष के अनुसार ही मैं इंस्ट्रूमेंट उठा रही हूँ। इनफैक्ट वो जो दो पत्नियां थी उनको भी बुलाया गया कोर्ट में, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हाँ हम लोगों ने आपस में मिलकर तय किया है, फैमिली अरेंजमेंट है हमारे बीच में आपस में, कि भाई इसका जो इंस्ट्रूमेंट है इसका फायदा ये बिटिया उठाएगी। कोर्ट ने बोला कोई मजाक चल रहा है, आपका आपस में क्या फैमिली अरेंजमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर होल्डर बनना है तो आप अपना एंटाइटलमेंट दिखाओ, आप कौन हो, आप एंडोर्सी हो, दिखाओ अपना नाम, कहाँ लिखा है आपका नाम, कि आपके पिताजी ने आपके नाम पे एंडोर्स किया हुआ है, कहाँ लिखा है। अब वो मरने से पहले क्या चाहते थे, वो क्या कह गए, उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया, दिखाओ, किस आधार पे आपको होल्डर करार किया जाए, क्यों प्रूव करना पड़ेगा ना, एंटाइटल टू द पोजेशन, एंटाइटल टू द रिकवरी ऑफ मनी, कैसे बेटा ये प्रूव करेगी कि वो अधिकार रखती है इंस्ट्रूमेंट के पोजेशन का। क्या है ऐसा इंस्ट्रूमेंट में कि उसका अधिकार बनता हो, वो भी एक्सक्लूसिव अधिकार बनता हो, होल एंड सोल अधिकार बनता हो, बाकी सारे एयर्स को हटा के। क्या है ऐसा इंस्ट्रूमेंट में, तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट ही है, प्राइमरीली तो हम इंस्ट्रूमेंट की तरफ ही देखेंगे और वो जो कहेगा उसी बात को मानेंगे, उसमें बिटिया का कुछ भी नहीं है। ये जितने भी एक्सटेनियस फैक्टर हैं ये कैसे किसी व्यक्ति को होल्डर बना सकते हैं, इसका कोई स्कोप नहीं है, ना ही सेक्शन 8 के अंदर चाहे होल्डर बनने की बात हो, ना ही सेक्शन 9 के अंदर होल्डर इंटू की बात हो। क्लियर है ये वाला जजमेंट, समझ में आया, बहुत ही बेसिक जजमेंट है। ये किसी भी तरीके का कोई भी एक्सटेनियस अरेंजमेंट, किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरीके का कोई भी डीलिंग आपको होल्डर नहीं बना सकता। होल्डर बना सकता है आपको आपका इंस्ट्रूमेंट, आपको अपनी एंटाइटलमेंट दिखानी है, फिर वो चाहे ओनरशिप की तरफ हो, सॉरी पोजेशन की तरफ हो, या फिर वो पैसे को रिकवर करने की तरफ हो। अगर आप उसको नहीं दिखा पा रहे हो ना तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो फैमिली अरेंजमेंट या और किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, प्राइवेट डीलिंग इज नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग यू द होल्डर। द ओनली थिंग दैट इज केपेबल ऑफ मेकिंग यू द होल्डर इज द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, उसके ऊपर आपका राइट, वो भी एक्सक्लूसिव राइट। ठीक है, तो ये जजमेंट का रेशियो है। अब देखो अगला जजमेंट हमारा क्या कहता है। अगला जजमेंट है नुन्ना गोपालन वर्सेस वुपलरी, ये 1940 का जजमेंट है बच्चे, मद्रास हाईकोर्ट का। अब ये देखना बच्चे, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से डील करता है जिसको हमें हल्का सा समझना पड़ेगा। अब इस केस में क्या हुआ बच्चे कि एक ड्रॉवर है, वो महिला है, उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और इंस्ट्रूमेंट बना के पे को दिया, और उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर समय सीमा निर्धारित की गई थी कि इतने इतने समय के बाद आपको पेमेंट दी जाएगी। अब आप सभी को पता है कि मैच्योरिटी का रूल क्या है, क्या पढ़ा है हम लोगों ने सेक्शन 22, 23, 24, कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम देखते हैं ना इंस्ट्रूमेंट कब मैच्योर हो रहा है। जैसे अगर टाइमलाइन है तो समय के बाद वो मैच्योर होगा, अगर डिमांड पे आधारित है तो जब डिमांड रेज होगी तब मैच्योर होगा। यहाँ पे क्या हुआ कि वो इंस्ट्रूमेंट मैच्योर हो पाता, मतलब उसमें पैसा ड्यू हो पाता, उससे पहले ही जो महिला थी, जो ड्रॉवर थी, उसने पैसा वापस कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैंने आपसे पैसा लिया 10,000 रुपये उधार और आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया बना के कि भाई 10,000 का, और प्रॉमिस किया कि 1 महीने के बाद वापस कर दूंगा, और किसी वजह से मानो मेरे पास 15 दिन में पैसा आ गया, 20 दिन में पैसा आ गया, मैंने आपको वापस कर दिया पैसे, तो वापस हो गए। यहाँ पे हुआ क्या, ये जो पेई था, जो बदमाश बंदा निकला, उसने क्या किया कि वो पैसे भी वापस ले लिए जो उसने उधार दिए थे, और वो जो इंस्ट्रूमेंट था जो भी ड्यू तो हुआ नहीं था, टाइम तो भी आया नहीं था, उसको फर्दर किसी बंदे को नेगोशिएट कर दिया, उसको आगे किसी और बंदे को नेगोशिएट कर दिया फॉर कंसिडरेशन। अब आप सोचो कि क्या हो रहा है। अगर उस बंदे के हिसाब से सोचें जिसको फर्दर नेगोशिएट कर दिया, ये जो हमारा एक्स बंदा है, वो तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया ना बेटा, कि उसने कंसिडरेशन दी, उसने अपनी तरफ से पूरा ध्यान दिया इंस्ट्रूमेंट की तरफ, उसमें कोई भी दिक्कत गड़बड़ी नहीं लिखी, और मैच्योरिटी से पहले हो गया क्योंकि मैच्योर तो हुआ नहीं था डॉक्यूमेंट, उससे पहले ही पेमेंट कर दी गई थी, तो वो बंदा बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब इस केस में ये सवाल उठा कि ये महिला पहले ही पैसे दे चुकी है जो उसने लिए थे उस इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, अब इसको क्या दोबारा पैसे देने पड़ेंगे उस होल्डर इन ड्यू कोर्स को, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स पैसे मांगने तो आएगा इसके पास, क्योंकि उस बेचारे ने तो कंसिडरेशन दिया। तो सवाल उठा कि क्या इस महिला को दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। इसका जवाब था हाँ, देने पड़ेंगे, क्योंकि दो बातें। पहली बात, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के मैच्योर होने से पहले अगर पेमेंट की जाती है तो उसको पेमेंट नहीं मानते। पेमेंट इन ड्यू कोर्स पढ़ाया था मैंने आपको सेक्शन 10, उसको हम पेमेंट नहीं मानते। पेमेंट डिस्चार्ज लायबिलिटी तभी करेगी जब वो इंस्ट्रूमेंट मैच्योर हो गया होगा। तो सबसे पहली बात तो कि इस महिला को उस इंस्ट्रूमेंट के मैच्योर होने से पहले पेमेंट करना ही नहीं चाहिए था। ऐसा क्यों बोल रहा है कोर्ट? ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसने मैच्योर होने से पहले पेमेंट करी, इसकी वजह से तो ही पॉसिबिलिटी बन पाई पे के लिए कि वो फर्दर उसको नेगोशिएट कर पाया। अगर इंस्ट्रूमेंट मैच्योर हो गया होता और वो फिर नेगोशिएट करता तो बंदा होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता ही नहीं, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए इट इज एसेंशियल कि जो ट्रांजैक्शन हो आपके फेवर में वो इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी से पहले हो। तो मैच्योर हो चुका होता तो वो उसके साथ डील नहीं कर पाता। ये तो पॉसिबिलिटी आपने ही क्रिएट कर दी ना, उसी की थाली में आपने सजा के दे दिया ना फ्रॉड, कि भाई मैच्योर होने से पहले खुद पेमेंट कर दिया, उसने कर दिया भाई आगे ट्रांसफर, उसकी क्या गलती है, उसने देखा कि इंस्ट्रूमेंट मैच्योर नहीं हुआ है, कर दिया। तो पहली बात तो ये कि पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी, और जो की आपने पेमेंट उससे आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती क्योंकि तब तक इंस्ट्रूमेंट मैच्योर नहीं हुआ था। दूसरी बात कि चलो एक बार को हम लोग कानून की सख्ती से हटें भी। अरे भाई आप मान लो अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आपको लगा आप पे पैसा पहले आ गया, आपने दे दिया पैसा वापस, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चलो दे दिया, आज डिस्चार्ज नहीं मानेंगे तो जब ड्यू हो जाएगा 10 दिन बाद ड्यू हो जाता, डिस्चार्ज मान लेते। अरे भाई आपने पैसा दे दिया तो इंस्ट्रूमेंट वापस ले लेते, इंस्ट्रूमेंट को फाड़ देते, काट देते, उस पर कुछ लिख देते, आपने इंस्ट्रूमेंट वैसे का वैसा रहने दिया, फिर से फैसिलिटेट किया कि वो आगे चल के फ्रॉड कर सके। अरे आपकी ही लापरवाही की वजह से तो किसी तीसरा व्यक्ति को फंसा हुआ है, आपने पेमेंट कर दिया था, कुछ नहीं करते, आप उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिख देते पेड, तो हो पाता वो ट्रांसफर, भले ही वो मैच्योर नहीं हुआ होता पर वो लेता, क्योंकि उसकी भी तो ड्यू केयर और अटेंशन के अंदर जिम्मेदारी है कि अपनी तरफ से ध्यान देना है कि इंस्ट्रूमेंट को डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट पर लिखा होता है साफ साफ ऊपर ऊपर कि भाई पेड है तो दिख जाता ना उसको, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता ही नहीं।
वो भी आपने नहीं किया। तो आपकी बेवकूफी की वजह से ही आपने एनेबल किया कि वो फर्दर नेगोशिएट कर पाए पे डॉक्यूमेंट को, और फर्दर नेगोशिएट वो हो गया तो कोई बेचारी थर्ड पार्टी फंस गई है ना, उसने तो कंसीडरेशन पे किया ना, उसकी क्या गलती है? तो उसको आपको पे करना पड़ेगा। तो दो बातें निकल के आई। पहली बात, डॉक्यूमेंट की मतलब इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी से पहले पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि पेमेंट करोगे दैट वुड नॉट बी इन सैटिस्फैक्शन ऑफ योर लायबिलिटी। पहली बात, कोई फायदा नहीं है। और अगर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर कर रहे हो तो इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी कि वो उस नोट को या तो वापस लो या उस पे लिखो ये सब, जिससे कि वो फर्दर मिसयूज ना हो सके। वैसे नॉर्मल यही रूल होता है कि जब भी किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के आधार पर पेमेंट हो जाती है, जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो उस इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या फिर एटलीस्ट अगर फॉर द रिकॉर्ड अपने पास रखना चाहते हो तो जो बंदे ने पेमेंट की है, जो लायबल था, वो उस इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रखता है। किसी भी सिचुएशन में पेई के पास नहीं छोड़ते हम लोग, ठीक है? तो फॉर दैट रीजन अपनी गलती की सजा खुद भुगतनी पड़ी, और क्या हुआ आखिरी में, आपको दोबारा पैसा देना पड़ा। क्लियर है? अब देखो अगला जजमेंट, हमारा फोर्थ जजमेंट है एसडी आशीर्वाथम वर्सेस पलानी राजू। ये 1973 का जजमेंट है बच्चे, मद्रास हाई कोर्ट का। ये भी जजमेंट बड़ा मुझे मजा लगा। अब इस जजमेंट में देखो क्या हुआ, थोड़ा सा मिलता जुलता पिछली वाली जजमेंट से, बट अलग भी है। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया बच्चे, पर वो जो इंस्ट्रूमेंट था ना, उसमें जो मैच्योरिटी का आधार था वो किसी डेट पे निर्भर नहीं करता, कोई मतलब तारीख वाली चीज नहीं थी या टाइम वाली चीज नहीं थी, वो डिमांड पे आधारित था। और डिमांड पे जब आधारित होता है तो जब डिमांड रेस की जाती है तो इंस्ट्रूमेंट मैच्योर हो जाता है, दैट इज द लॉ। यहाँ पे हुआ क्या कि एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, पैसा उधार लिया गया, उस इंस्ट्रूमेंट के आधार पर इंस्ट्रूमेंट दे दिया कई को। अब थोड़े समय बाद इस व्यक्ति के पास जिसने उधार लिए थे थोड़े पैसे आ गए, मानो 10,000 लिए थे, 3,000 रुपए आ गए। तो इसने क्या किया, 3,000 रुपए की पार्ट पेमेंट कर दी। मतलब पार्ट पेमेंट मतलब एक हिस्सा दे दिया अपनी लायबिलिटी का, अपनी लायबिलिटी का एक हिस्सा दे दिया पे को। पे निकला बदमाश, उसने वो हिस्सा लेने के बावजूद वो जो इंस्ट्रूमेंट था उसको फर्दर नेगोशिएट कर दिया थर्ड पार्टी को, पूरी कंसीडरेशन, मतलब 10,000 का था तो 10,000 रुपए से ले लिया, 10,000 की चीज ले ली उससे। अब वो वहां पे बंदा एक होल्डर इन ड्यू कोर्स बना बैठा है, क्योंकि उसने कंसीडरेशन दी और इंस्ट्रूमेंट में कुछ ऐसा नहीं है जैसे पता चलता है पार्ट पेमेंट दिया, क्योंकि भाई साहब ने उस इंस्ट्रूमेंट पे कुछ लिखा ही नहीं था, कोई नोट देते, कुछ भाई एंट्री वगैरह करते कि मैंने पार्ट पेमेंट दिया, कुछ नहीं किया, पूरा है वो बिल्कुल जैसा था ओरिजिनली वैसा ही है। तो उस बेचारे के पास भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी इससे वो पता लगा पाए कि क्या डिफेक्ट है, क्या स्थिति है, तो उसने कंसीडरेशन देके ले लिया, मतलब एक बंदा होल्डर इन ड्यू कोर्स बना बैठा है। अब वो मांग रहा है पूरे पैसे कि भाई पूरे पैसे दो, पूरे 10,000 के 10,000 रुपए दो। आप कह रहे हो यार मैं तो 3,000 रुपए दे चुका हूं, मैं तो केवल 7,000 ही दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे लड़ाई क्या हो रही है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है कि ये जो बंदा है, ये बंदा होल्डर है या फिर ये बंदा होल्डर इन ड्यू कोर्स है। क्यों लड़ाई हो रही है मैं बताता हूँ। ये जो पार्टी है जिसने पार्ट पेमेंट किया था, जिसकी लायबिलिटी बनने के पैसे देने की, वो कह रहा है ये बंदा होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। होल्डर क्यों है? वो कह रहा है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट डिमांड पे आधारित था, डिमांड का जब इंस्ट्रूमेंट आधारित होता है तो जब डिमांड रेस की जाती है वो मैच्योर हो जाता है। तो मैंने जब पार्ट पेमेंट की और उसने पार्ट पेमेंट एक्सेप्ट भी करी पेई ने, तो हम उस पार्ट पेमेंट को मान लेंगे कि डिमांड रेस की गई है, और डिमांड रेस की गई है मतलब इंस्ट्रूमेंट मैच्योर हो चुका है। और क्योंकि पार्ट पेमेंट के बाद उस डॉक्यूमेंट को नेगोशिएट किया गया है, मतलब डॉक्यूमेंट के मैच्योर होने के बाद उसको नेगोशिएट किया गया, दैट मींस होल्डर इन ड्यू कोर्स बन ही नहीं सकता वो। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए तो भाई मैच्योरिटी से पहले ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो वो होल्डर है, क्योंकि होल्डर ये बंदा है जो मैच्योरिटी के बाद भी बन सकता है। और कोई भी जो बंदा होल्डर होता है वो अपने ट्रांसफर के राइट पाता है, मतलब जिससे उसने वो इंस्ट्रूमेंट को पाया है, जो राइट देने वाले के थे वही राइट उसको मिलते हैं। तो देने वाले का राइट कितना था, 7,000 का बचा हुआ था, तो इसको 7,000 का राइट मिलेगा, इसको कोई बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। और वहीं अगर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स हुआ होता तो उसको बेटर टाइटल मिलता। तो ये कह रहे हैं होल्डर है वो। दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं होल्डर नहीं है, होल्डर इन ड्यू कोर्स ही है और उसको पूरा ही पैसा मिलेगा। वो इसकी क्या वजह बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिमांड पे आधारित होता है, डिमांड जो है, पहली बात उनके दो फेज आर्गुमेंट है। पहली बात यह है कि हम पार्ट पेमेंट के आधार पर डिमांड को प्रिज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड जब रेस की जाती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के आधार पर वो पूरे पेमेंट के बारे में की जाती है। भाई मेरा इंस्ट्रूमेंट 10,000 का है तो मैं डिमांड 3,000 की रेस करूंगा, मैं तो 10,000 की रेस करूंगा। तो डिमांड ऐसा तो है नहीं कि 4 डिमांड रेस करोगे, क्योंकि 4 बार थोड़ी ना मैच्योर होगी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, एक ही बार मैच्योर होगी, और डिमांड करोगे तो फुल अमाउंट पे करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो पहली बात तो आर्गुमेंट यही रहा कि ये जो पार्ट पेमेंट वाला कांसेप्ट है इसको हमें नहीं कंसीडर किया जाना चाहिए एज अ ट्रिगर फॉर मैच्योरिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। दूसरा आर्गुमेंट इनका ये था कि इन एनी केस हम अगर देखें तो क्या डॉक्यूमेंट डिस्चार्ज हुआ था अभी तक? सवाल है, नहीं हुआ था डिस्चार्ज। क्यों हुआ था? क्योंकि अगर पेमेंट हुई भी है तो डिस्चार्ज 3,000 की हुई है, पार्ट पेमेंट हुई है, पूरी पेमेंट तो हुई नहीं है। जैसे पिछला वाला एग्जांपल था महिला वाला, अगर वो उसने वो वाला ब्लंडर नहीं किया होता, पैसा मैच्योर होने से पहले नहीं दिया होता, वो कंप्लीट डिस्चार्ज होता। पर यहाँ पे तो पार्ट पेमेंट है, कंप्लीटली डिस्चार्ज तो डॉक्यूमेंट हुआ ही नहीं है। तो दूसरा आर्गुमेंट ये है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कंप्लीटली डिस्चार्ज हुआ ही नहीं है तो हम किस आधार पर उस बंदे को, जो दूसरा बंदा है जो नेगोशिएट कर रहा है, उसके बारे में ये कैसे कह सकते हैं कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा? उसकी क्या गलती है? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत ही सिंपल सा काम कर सकते थे, आपने पार्ट पेमेंट की, आप उस अपनी पार्ट पेमेंट का रिकॉर्ड लिख देते उसके ऊपर कि भाई आज मैंने 3,000 रुपए की पार्ट पेमेंट कर दी है, सीधी सी बात। वो सारे सिचुएशन का हल कर देता, हमें इतना सब डिस्कस करना ही नहीं पड़ता कि डॉक्यूमेंट मैच्योर हुआ नहीं, डॉक्यूमेंट डिस्चार्ज हुआ ही नहीं, क्योंकि वो फिर बन ही नहीं पाता, ड्यू कोर्स में होल्डर बन ही नहीं पाता, क्योंकि उसको अपॉरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड दिखाई देती सच्चाई, डिफेक्ट उसको दिखाई देता ऑन द फेस ऑफ इट। पर आपने ये ब्लंडर किया, अब इसका भुगतान कौन करेगा? उस पार्टी की क्या गलती है? वही वाला आर्गुमेंट जो हमने पिछले वाले केस में पढ़ा कि भाई आपके ब्लंडर्स का रिस्पांसिबिलिटी वो बंदा क्यों उठाएगा? अगर कानूनी रूप से देखें तो वो बंदा बिल्कुल ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट को देखें देयर इज नो डिफेक्ट, उसको क्या पता, उसके पर्सपेक्टिव से सोचो, चलो भूल जाओ पे क्या कह रहा है, पे को तो पैसा मिल गया यार, उसने तो 10,000 रुपए ले लिया, उससे कंसीडरेशन ले लिया, उसकी क्या गलती है? इंस्ट्रूमेंट पे आपने कुछ लिखा नहीं है, देयर इज नो एंट्री, तो कोई भी बंदा इंस्ट्रूमेंट को देखेगा तो क्या कहेगा, यार कोई पार्ट पेमेंट नहीं हुई है, वैसा ही है, फ्रेश इंस्ट्रूमेंट। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? देखो बच्चे, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे डेट लिखी होती है, कोई समय सीमा लिखी होती है, तो आसान होता है जज करना कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मैच्योर हुआ है या नहीं, आसान होता है, क्योंकि कोई भी होल्डर इन ड्यू कोर्स जो बनने की सोच रहा है वो देखेगा कि भाई ये तारीख है मतलब अभी मैच्योर नहीं हुआ है, या फिर ये तारीख है मतलब मैच्योर हो गया है, तो उसे पता रहेगा। बट डिमांड में तो भाई उसे क्या पता कि डिमांड रेस की गई है या नहीं? तो यहाँ पे तो और ज्यादा जिम्मेदारी होती है आपकी कि डिमांड के बेस्ड इंस्ट्रूमेंट पे आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखो, अगर डिमांड रेस की गई है तो उस डिमांड की बात को उस पे लिखो, जिससे कोई फ्यूचर में बंदा उसके साथ डील करे तो उसे पता तो रहे कि इंस्ट्रूमेंट मैच्योर हुआ है या नहीं। अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो उसके सामने तो एक कागज है,
जिसमें ना ही कोई पार्ट पेमेंट की बात लिखी है, ना ही कोई डिमांड रेज़ होने की बात लिखी है, ना ही कोई मैच्योरिटी का इंडिकेशन है। वो कैसे पता लगाए कि ये इंस्ट्रूमेंट में कोई पार्ट पेमेंट हुई है या नहीं, या फिर ये इंस्ट्रूमेंट मैच्योर हुआ है या नहीं? वो तो यही सोचेगा ना कि जितना पैसा लिखा है उतना पैसा पूरा मिलेगा। और वो तो यही सोचेगा ना कि इंस्ट्रूमेंट अभी तक कोरा रखा है, मतलब अभी तक डिमांड रेज़ नहीं हुई है, अभी तक इंस्ट्रूमेंट मैच्योर नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हो गया होता तो कुछ करते ना उसपे। फॉर दैट रीज़न होल्डर इन ड्यू कोर्स को सब कुछ मिलेगा, अपना पूरा अमाउंट मिलेगा। क्योंकि आपकी गलती की सज़ा वो नहीं भुगतेगा। आपने पार्ट पेमेंट की, आप उसको डिमांड कंसीडर करना चाहते हो, मेक अ एंट्री। क्यों नहीं करी आपने एंट्री? हर बंदा पार्ट पेमेंट करता है, एंट्री करता है ना, आपने क्यों नहीं की? आपकी गलती की वजह से वो फँसा ना, आप कर देते एंट्री, उसको पता चल जाता। मैच्योर हो चुका है इंस्ट्रूमेंट, नहीं करना चाहिए इसके साथ डील। हो चुकी है इसमें पार्ट पेमेंट, आपने नहीं की। तो 2 चीज़ें, एक पार्ट पेमेंट का डिमांड कंसीडर किया जाना, दूसरा डिमांड संबंधित इंस्ट्रूमेंट में एंट्री की इंपॉर्टेंस। क्योंकि उसमें पता नहीं लगा सकते कि कोई इंस्ट्रूमेंट मैच्योर हुआ है या नहीं। तारीख वाली में पता लगा सकते हैं, डिमांड करना तो एक फैक्चुअल सिचुएशन है ना। जब तक उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करोगे इंस्ट्रूमेंट में, किसी थर्ड पार्टी को कैसे पता चलेगा? फॉर दैट ये 2 बातें जो हैं, जो आपको अपने दिमाग में हमेशा रखनी है, जो इस जजमेंट से आपको सीखने को मिलती है। बहुत डीप जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर आप इसको सही से यूटिलाइज करो तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, इंप्रेस कर सकते हो अपने एग्जामिनर को। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चे अगले जजमेंट पे। अब जो बची हैं 2 जजमेंट, ये दोनों बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, तो इनमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। पहली जजमेंट है यू पोनप्पा वर्सेस कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का केस है 1991 का। और ये जो केस है ना बच्चे, ये बैंक क्रेडिट से जुड़ा हुआ है। अब ये बैंक क्रेडिट का क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चे? जो भी लोग बिजनेस वगैरह करते हैं ना, वो अपनी बैंक से, जहां पे भी उनका अकाउंट होता है, वहां से एक लिमिट बनवा लेते हैं कि भाई इतनी इतनी लिमिट तक बैंक उनको उधार दे देगी जब भी उनको जरूरत है। क्योंकि बिजनेस और ट्रांजैक्शन में पैसा ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो जैसे मेरी 30 लाख की लिमिट है, तो 30 लाख तक की जो मेरी अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है कभी, तो बैंक उसकी भरपाई कर देगी। और बैंक इस काम को फ्री में नहीं करती है, उसके लिए सिक्योरिटी लेती है कि भाई आपको कुछ रखना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी। तो इस बैकग्राउंड में ये केस अराइज हो रहा है। यहाँ पे 2 लोग इन्वॉल्व हैं, जो दोनों ही लोग बिजनेस करते हैं। एक बंदे ने दूसरे बंदे के साथ डील किया कि मैं आपको कुछ सामान पहुंचाऊंगा, कुछ माल पहुंचाऊंगा, बिजनेस से रिलेटेड कुछ माल पहुंचाऊंगा, उसके बदले में आपको पैसे देने होंगे। अब आपने देखा होगा कई बार बिजनेसेस में क्या होता है कि हम लोग माल को पहुंचाने के लिए सिक्योरिटी ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता बिजनेस के अंदर कि भाई जब माल पहुंचेगा तब आप पेमेंट कर देना, क्योंकि हमने पूरा माल तैयार कर लिया, फिर आपने उसको खरीदा नहीं खरीदा, हमारी तो लॉस हो जाएगा, हम कहाँ उसको लेके जाएंगे। तो एक सिस्टम चलता है कि एज अ सिक्योरिटी हम या तो पार्ट पेमेंट कर देते हैं या फिर चेक्स दे देते हैं, जिससे कि एक वो भी तसल्ली में रहे कि भाई मेरा पैसा मिल जाएगा जो मैं सामान बना रहा हूँ उसका। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ कि एक बंदा है जो सामान बनाता है, एक बंदा है जिसको सामान की जरूरत है। इस बंदे ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको सामान दे दूंगा, इसने एक चेक काट के दे दिया इसको कि लो भाई आप बिल्कुल सुनिश्चित रहो, ये देखो मैं चेक काट के दे रहा हूँ आपके नाम से, इतने अमाउंट का है, आप सामान भिजवाओ, टेंशन ना लो। अब यहीं से शुरू हुई ये कहानी। अब ये जो चेक इसको इस बंदे को मिला जिसको सामान पहुंचाना था, ये उस चेक को लेके गया अपनी बैंक के पास, उसकी बैंक के पास नहीं, चेक को कैश कराने नहीं ले गया, अपनी बैंक के पास गया और अपनी बैंक को उसने चेक दिखाया, देखो ये देखो, एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे देखो ये 20 लाख का चेक है, इसको आप रख लो और मेरे को इसके बदले 20 लाख रुपए दे दो एज अ क्रेडिट लिमिट। ये आपकी सिक्योरिटी होगी, 20 लाख का चेक है, साइंड है, आप उसको एनकैश करा लेना, मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को क्रेडिट कर दो 20 लाख रुपए से। बैंक ने कहा ठीक है, चेक है, सफिशिएंट सिक्योरिटी है, अच्छे खासे अमाउंट का है, दे दिया। अब हुआ क्या कि बैंक जब उस चेक को एनकैश कराने गई, तो जब उसने चेक लगाया उस बंदे की बैंक में जिसने चेक इशू किया था कि भाई पैसा दो, तो उस बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया। और रीजन ये था कि वो जो बंदा है जिसने चेक इशू किया था, उसने बैंक को, अपनी बैंक को बोल दिया था कि पेमेंट मत करना। तो बैंक परेशान हो गई कि उस चेक के आधार पर वो क्रेडिट दे चुकी है पैसे का, अब उसका वो चेक एनकैश नहीं हो रहा है। बैंक ने एक्शन लेना चाहा उस बंदे के खिलाफ जिसने वो चेक इशू किया है। बैंक कह रही है कि मैं तो भाई होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं इस चेक की, आप ड्रॉअर हो, ये बंदा पे ही था जो चेक देगा मेरे को, और मैंने इसके लिए कंसीडरेशन पे किया, आपका 20 लाख का चेक है, मैंने उसको 20 लाख रुपए दिए और इस चेक को देख के ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि इसमें कोई गड़बड़ है, बिल्कुल बढ़िया चेक है, तो मैंने तो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की है, मैंने कंसीडरेशन भी दिया है और सब कुछ, और मैच्योरिटी से पहले लिया है। तो बैंक कह रही है मैं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं, मेरे को तो आपको पैसा देना पड़ेगा। वो जो बंदा है जो ड्रॉअर है जिससे पैसा मांगा जा रहा है, वो कह रहा है कि मैं पैसे दूं किस बात के भाई साहब, मैंने ये चेक इस बंदे को दिया था क्योंकि ये मेरे को माल पहुंचा रहा था, पर इसने माल पहुंचाया ही नहीं, वो दोनों के साथ फ्रॉड कर गया, उसने माल पहुंचाया ही नहीं। जब उसने माल पहुंचाया ही नहीं तो पैसे किस बात के दूं? हमारी तो, जब मैंने ये चेक दिया था मेरी ये डीलिंग थी कि आप माल पहुंचाओ, माल पहुंचा दो, वैसे इस चेक को बैंक में लगा देना, कैश हो जाएगा, पैसा आपका मिल जाएगा, पर माल पहुंचा ही नहीं, पेमेंट किस बात की दूं? अब देखो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ड्रॉअर भी सही है और बैंक भी सही है। बैंक कह रही है मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। वो कह रहा है कि भाई लायबिलिटी नहीं है मेरी, क्योंकि कोई कंसीडरेशन ही नहीं है, उसको तो कुछ मिला ही नहीं ना, बदले उसका चेक दे दिया, उसको बदले में क्या मिला, उसके लिए उसके खिलाफ कोई कंसीडरेशन ही नहीं है। आपको क्या लगता है क्या होगा इस केस में? सोचो इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस अराइज होते हैं, इस केस में उस बंदे को लायबल ठहराएगा, मतलब बैंक को पैसा मिलेगा। ये पावर होती है होल्डर इन ड्यू कोर्स की, अब आपको समझ आएगा क्यों मिलेगा। देखो उन ओरिजिनल पार्टीज की, मतलब ओरिजिनल ड्रॉअर की जिसने चेक दिया और पे की जिसको चेक दिया गया, उनके बीच में आपस में क्या डीलिंग थी, क्या कंसीडरेशन था, वो उनकी आपस की बात है, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। हमारा लेना देना है जो कुछ हुआ पेई और इस होल्डर इन ड्यू कोर्स के बीच में। पेई ने उसको एक इंस्ट्रूमेंट दिया जो ऑन द फेस ऑफ इट बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और वो एनकैश भी हो जाता अगर उसने पेमेंट रोकी नहीं होती, तो मतलब चेक में दिक्कत नहीं थी, वो तो उसका ऑर्डर आया इसकी वजह से पेमेंट रोकी, मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम थी। पेई ने उसको एक बिल्कुल परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट दिया जो एक अमाउंट ऑफ वैल्यू के बारे में था, उसके बदले में हमारी बैंक ने उसको कंसीडरेशन दी, अमाउंट दिया 20 लाख रुपए का, और वो चेक मैच्योर तब तक हुआ नहीं था, मतलब मैच्योरिटी से पहले मिला बैंक को। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स होने की उसने सारी रिक्वायरमेंट को पूरा किया। जो ये डिफेंस है इस बंदे का कि मेरे कंसीडरेशन ही नहीं है, मेरे को कुछ मिला ही नहीं, मैं किस बात के पैसे दूं, वो स्ट्रांग है, पर वो काम करेगा पे के खिलाफ, वो बैंक के खिलाफ काम नहीं करेगा, क्योंकि बैंक को कंसीडरेशन दिखानी है जो उसने पे को दी है, बैंक की लायबिलिटी नहीं है, उसको कंसीडरेशन देनी है। वो उसको सिर्फ सोचना चाहिए था कि वो कंसीडरेशन प्राप्त करने से पहले ही क्यों दे रहा है इंस्ट्रूमेंट को, या फिर उसको कुछ और तरीके से सुनिश्चित करना चाहिए था, चेक को क्रॉस करना चाहिए था, उस पर लिख देना चाहिए था।
उसने क्यों इंस्ट्रूमेंट दिया विदाउट टेकिंग द कंसीडरेशन? उससे क्या हुआ? उससे फैसिलिटेट हुआ कि उसने किसी थर्ड बंदे के साथ उस इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करके कंसीडरेशन ले ली। तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब आप जो आपका जो भी राइट है पे के खिलाफ, वो आप केस फाइल करो, सिविल सूट फाइल करो रिकवरी का, मांगो 20 लाख रुपए उस बंदे से कि 20 लाख रुपए तुम्हारी वजह से मेरे को देने पड़े हैं, तो और बैंक को आपको पैसे देने पड़ेंगे कि वो परफेक्टली होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं बच्चे आखिरी केस पे, द वेरी लास्ट केस। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसकी अथॉरिटी अपने आप में ही क्या बताएं, वो सुप्रीम कोर्ट का तो आपको पता ही है। हाँ देखो आखिरी केस है, ये भी बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में है पर अलग है। इस केस का नाम है फेडरल बैंक वर्सेस पैनिकर सिमोर लिमिटेड, 1976 का केस है, केरला का। यहाँ पे क्या हुआ, जो डीलिंग है वो एक कंपनी के बीच में है और उसके एक एम्प्लॉय के बीच में है। कंपनी ने एक चेक इशू किया, कंपनी ने एक चेक इशू किया अपने एम्प्लॉय के फेवर में, और चेक इशू करने का पर्पस ये था कि उस एम्प्लॉय को, मानो वो मैनेजर था, उस एम्प्लॉय को उस चेक को एनकैश करा के सैलरी पे करनी थी सारी एम्प्लॉइज की जो उसके अंडर काम कर रहे थे। तो चेक इशू किया गया था, बट द पर्पस ऑफ द चेक वाज द पेमेंट ऑफ सैलरीज। ठीक है, ये जो बंदा था एम्प्लॉय, ये बदमाश निकला। इसको जैसे ही वो चेक मिला, उसने इस चेक को फर्दर नेगोशिएट कर दिया, सैलरी वगैरह नहीं थी, फर्दर नेगोशिएट कर दिया आगे, और जिसको नेगोशिएट किया उससे कंसीडरेशन ले ली। चेक में तो कोई कमी नहीं थी, तो वो जो बंदा है वो कंसीडरेशन भी दिया, इंस्ट्रूमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैच्योर भी नहीं हुआ था, तो वो बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब वो जो बंदा है जिसके हाथ में चेक है, वो उस चेक को लगाने गया कि भाई एनकैश करो चेक। कंपनी ने उसकी पेमेंट रुकवा दी। कंपनी ने कहा कि हम क्यों करें भाई अपना चेक एनकैश, अरे हमने चेक को इशू किया है अपने एम्प्लॉय को फॉर द पर्पस कि सैलरीज पे किए जाए, वो काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, आप कहां से बीच में आ गए, आप कौन, आपका हम चेक एनकैश क्यों करेंगे। उन्होंने पेमेंट रोक दी। ये बंदा बोला कि जो भी, अब समझना बच्चे, ये हमने प्रिविलेज में पढ़ा है, जो भी आपका स्पेसिफिक पर्पस रहा हो, जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने चेक इशू किया था अपने एम्प्लॉय को, वो आपके और एम्प्लॉय के बीच की डीलिंग है। मैं एज ए होल्डर इन ड्यू कोर्स उससे बंधा हुआ नहीं हूं, मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को प्राप्त किया है ऑन इट्स वेरी फेस, इस पे कहीं नहीं लिखा है वो स्पेसिफिक पर्पस। ये बिल्कुल एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है, मैंने बिल्कुल गुड फेथ दिखाते हुए इस इंस्ट्रूमेंट को प्राप्त किया है और इसके बदले में कंसीडरेशन दिया है। तो मैं होता हूं होल्डर इन ड्यू कोर्स और आप होते हो ड्रॉअर। अब आपकी एम्प्लॉय के साथ क्या डीलिंग है, आपने चेक इशू क्यों किया, वो आप जानो, आपका एम्प्लॉय जाने, मेरा पैसा आपको देना पड़ेगा, मेरा पैसा आपको देना पड़ेगा। और एग्जैक्टली यही हुआ कि भाई साहब कंपनी को पैसा देना पड़ा। तो यहां से हमको क्या सीखने को मिलता है कि भाई वॉट एवर बी दी स्पेसिफिक पर्पस जिसके लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है, उस स्पेसिफिक पर्पस से जो इमीडिएट पार्टीज हैं वो तो प्रभावित होती हैं, पर आगे चल के अगर उस इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट किया जाता है विद अ थर्ड पर्सन, उस पे वो स्पेसिफिक पर्पस अप्लाई नहीं होता है। तो ये जो एम्प्लॉय था, अगर ये उस चेक को खुद एनकैश कराने चाहता और तब उसको कंपनी एनकैश करने से रोकती और बोलती कि तुम क्यों करा रहे हो भाई, तुम्हें तो सैलरी पे करने के लिए बोला था, तो उस पे ये बात अप्लाई होती। पर ये बात उस बंदे पे अप्लाई नहीं होगी जिसने उसके लिए कंसीडरेशन दिया है, जिसको नहीं जानकारी उस स्पेसिफिक पर्पस के बारे में। इतना ही नहीं, कंपनी ने एक और डिफेंस लिया, वही वाला जो हमने पिछले केस में डिस्कस किया। कंपनी ने बोला भाई हमें तो कोई कंसीडरेशन मिली नहीं है, हमने एम्प्लॉय को चेक दिया था, वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए था, सैलरी के लिए था, एम्प्लॉय ने हमें बदले में थोड़ी ना कुछ दिया, देयर इज नथिंग दैट वी हैव रिसीव्ड, तो कंसीडरेशन ही मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे क्या जवाब होगा, भाई जो हमने पिछले में दिया, आपके आपस में कंसीडरेशन था या नहीं था, मेरा कोई लेना देना नहीं है उसमें से, मैंने कंसीडरेशन पे किया है और इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी डिफेक्ट नहीं है जो अपारेंट है, गुड फेथ में मैंने इसको जज किया है, तो मेरे को अपने कंसीडरेशन से मतलब है। आपका ओरिजिनल क्या ट्रांजैक्शन था, वही वाली बात जो हमने उसको बोली कि आपका माल आया नहीं आया, आपको कोई कंसीडरेशन मिला या नहीं मिला, आपका इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने कंसीडरेशन देके लिया है, गुड फेथ में लिया है, मैच्योरिटी से पहले लिया, तो आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा। सेम आर्गुमेंट यहाँ पे कि मैंने आपका इंस्ट्रूमेंट लिया है, कंसीडरेशन देके लिया है, गुड फेथ में लिया है, अब आपको कंसीडरेशन के बदले मिला या नहीं, आपका स्पेसिफिक पर्पस था या नहीं, वो आप उस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल करो, उससे जानो, मेरा पैसा आप मुझे दे दो। दिस इज द जजमेंट ऑफ फेडरल बैंक वर्सेस पानिका सिमोल लिमिटेड। इसी के साथ बच्चे हमारी जो जजमेंट्स हैं और जजमेंट से जुड़ा हुआ जो हमारा डिस्कशन है वो होता है समाप्त। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको 6 केसेस पढ़ाए, बहुत ही अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में थे, काफी अलग-अलग चीजें सीखने को मिली, वो आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी जजमेंट आपको समझने में दिक्कत आई है या परेशानी आई है, तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि अगर आप वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपका अगर कोई भी डाउट रह गया है तो वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, हमने आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया है, इसलिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर आपने कल की क्लास अटेंड की थी तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे टू प्रैक्टिस आउट, टू राइट द आंसर्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको सीरियसली लिया है और कोशिश की है उनके आंसर्स लिखने की, क्योंकि बच्चे केवल एक वही तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हो कि जितना आपको समझ में आ रहा है उसको आप पेपर पे लिख पा रहे हो या नहीं, क्योंकि इन दी एंड दैट इज द अल्टीमेट एम। अगर पेपर पे नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा किसी भी चीज का। मैं अपने गुड फेथ में रहते हुए और ये उम्मीद करते हुए कि आप सीरियसली ले रहे हो चीजों को, कम से कम स्टेज पे जब आप प्रिपरेशन में उतरे हो, आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आज के टॉपिक से संबंधित, कोशिश करिएगा कि उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, अ पर्सन कैन बी अ होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, holder of an instrument if he is entitled to possession, entitled to possession of the instrument। ये एक स्टेटमेंट है, इस पे कमेंट करें। इसी के साथ also discuss the other requirements, also discuss the other requirements of being a holder, of being a holder। ये पहला क्वेश्चन है आपका।
इस क्वेश्चन पे आप कोशिश करें कि लिखें कम से कम 300 शब्द। ये कम से कम है बच्चे, ठीक है? ज्यादा आप 400 लिखो, 500 लिखो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? उम्मीद है आप सभी लोगों ने उतार लिया है। दूसरा क्वेश्चन, अ पर्सन मस्ट act in good faith to enjoy the benefits of being a holder in due course. Comment. Also discuss the other prerequisites of being a holder in due course. शॉर्ट में लिख रहा हूं HDC, इसका मतलब है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये किस पे हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स पे। तीसरा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन, और इस पे भी 300 वर्ड लिखना होल्डर इन ड्यू कोर्स वाले पे। डिफरेंशिएट बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स with specific reference to with specific reference to the privileges provided to holder in due course। डिफरेंशिएट करना है पहले होल्डर और होल्डर ड्यू कोर्स में, और फिर जो होल्डर इन ड्यू कोर्स की प्रिविलेजेस हमने डिस्कस की हैं उसको बताना है। इस पे लिखने बच्चे आप लोगों को 400 वर्ड्स, क्योंकि ये बड़ा आंसर है, ठीक है? 400 वर्ड्स लिखना कम से कम इस पे, ठीक है? और आखिरी में एक शॉर्ट नोट, ठीक है? शॉर्ट नोट, व्हाट इज meant by payment in due course, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। इस पे लिखो आप 200 वर्ड्स, 150 to 200 कुछ भी लिख लेना, ठीक है? इसमें आपको सेक्शन 10 का रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है? तो अब आप कोशिश करना कि सब क्वेश्चंस को एक एक अटेम्प्ट दो। और बच्चे ये जो भी क्वेश्चंस है ना, जैसे ये होल्डर वाला है, इसमें स्पेसिफिक रेफरेंस टू केस लॉज देना, केस लॉज मेंशन करने हैं, इसमें भी करने हैं, इसमें भी करने हैं, ठीक है? इसको भी 300 शब्द में लिखना कम से कम। और अगर इसमें आपको लगे कि कहीं पे डाल सकते हो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स को डिफाइन करते वक्त, तो केस लॉज इसमें भी डालना। ये बड़ा आंसर होगा, पहले से बता रहा हूं। और एक ये शॉर्ट नोट, ठीक है? तो 3 मेन क्वेश्चंस हैं और एक शॉर्ट नोट है। इनको जरूर प्रैक्टिस करना, तभी एक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पक्की होगी। वरना क्या होगा, 2-4 दिन दिमाग में रहेंगी बातें, फिर सब फुल हो जाएगा, ठीक है? चलो, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ बच्चे मैं आपके आगे लेता हूं। अब आप सभी लोगों को मैं कल मिलूंगा, ठीक है? 5 बजे, और हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है उस पे हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, आई सी यू टुमारो बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट। नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने कल एक नई शुरुआत की थी एक नए सब्जेक्ट के साथ, और वो था हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। कल मैंने आपको बताया था, बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो कल का जो हमारा डिस्कशन था प्राइमरीली बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में था, जिसमें हमने समझा था व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट, व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज अ चेक, और जो इन एंड अराउंड की चीजें थी जो समझना जरूरी था आपको एक बेसिक प्रीमाइस एस्टैब्लिश करने के लिए, वो सब कुछ बच्चे हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब जो बच्चे आज का हमारा ये जो लेक्चर 2 है, इसमें प्राइमरीली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये दोनों ही जो आइडियाज हैं, मैं इनको आइडियाज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है और कुछ कॉन्सिक्वेंशियल चीजों पर रिलाई करते हैं। समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो बेसिक एजेंडा हमारा ये रहेगा, सबसे पहले होल्डर क्या होता है, फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के फायदे क्या हैं, ठीक है? सो दीस वुड बी द बेसिक थिंग्स। बाद में केस लॉस को कवर करेंगे, जो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से हमको समझाएंगे, जिससे एक होता है ना होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखना है, नोट्स की कॉपी को तैयार रखना है, अपने पेन को रेडी रखना है, और जो भी कुछ मैं बताऊं आपको समझाऊं उसको नोट करते चलना है। देखो, थोड़ी सी तो डिटेलिंग है, तो आपका लिखना भी जरूरी है, नोट्स बनाना भी जरूरी है। अगर आप अपने आप को आगे चल के परेशान नहीं करना चाहते हो, तो जो भी कुछ मैं बताऊं आपको, जैसे कि एसेंशियल प्रीरिक्विजिट है किसी भी चीज की, उसको नोट जरूर करना, नोट भी करना बच्चे, और समझना भी, ठीक है? समझना भी बड़ा जरूरी है, केवल नोट करने से फायदा क्या, अगर समझ में नहीं आएगा तो।
ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चे हमारे डिस्कशन की। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि भाई हम लोगों ने कल डिस्कस किया और कुछ टर्मिनोलॉजीज आई जिनको हमने समझा, जैसे कुछ एक्सप्रेशन जो हमने कल यूज किए। जैसे कल मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉमिसरी नोट की बात हो तो दो लोग हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है जो प्रॉमिसरी नोट को बना रहा है, मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं मेकर। जो अपोजिट पार्टी होती है जिसको प्रॉमिस हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं पेई। ऐसे जब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करी तो वहां पे हमने तीन पार्टीज की बात की। एक होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है, वो है ड्रॉअर। दूसरा है जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर प्रॉमिस नहीं होता, ऑर्डर टू पे होता है। तो जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है पेमेंट के संबंध में, उसको बोलते हैं ड्रॉई, और जिसके बेनिफिट में है वो इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं पेई। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं वो सीखी थी। पर आज का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला, वहां पे हमारे लिए तीन लोग इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट तीन टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं, जिससे आप बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट्स को लेके कंफ्यूज ना हो। देखो कंफ्यूजन के चांसेस हमेशा बने रहते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स में जिसमें थोड़ा सा डिटेलिंग ज्यादा होता है, इसलिए अपनी तरफ से जितनी प्रिकॉशन रखोगे उतना बेटर होगा। तो तीन एक्सप्रेशंस हैं जो कॉमनली यूज होंगे आज के लेक्चर में। वो है, सबसे पहला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पेई। एक एक्सप्रेशन है जिसको हम बोलते हैं बियरर। एक एक्सप्रेशन है जो यूज होगा आज, उसको हम बोलते हैं इंडोसी। ये तीन लोग हैं, इन्हीं से निकलेंगे ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हम आज पढ़ेंगे। कौन कौन से? होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये मान के चलिए ये माता है और ये बच्चे हैं। ये क्या होते हैं उससे पहले ये समझाता हूं कि ये क्या है। देखो पेई एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो बहुत ब्रॉड एक्सप्रेशन है। इसमें जब भी जिस भी व्यक्ति के फेवर में कोई इंस्ट्रूमेंट बनता है, चाहे वो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, हम उस बंदे को पेई बोलते हैं। तो जिसको प्रॉमिस हो रहा है, जिसके फेवर में कोई ऑर्डर है, उसको हम बोलते हैं पेई। पेई के अलावा दो कैटेगरीज हो सकती है, मतलब दो कैटेगरी में कोई व्यक्ति आ सकता है जो पैसा पाने में सक्षम है, मतलब जिसको पैसा मिलेगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। पहला है बियरर और दूसरा है एंडोसी। देखो बच्चे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, सॉरी चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, मतलब जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो प्राइमरीली दो कैटेगरी में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बियरर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये कैटेगरी वाले, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एंडोसमेंट पे डिपेंड करते हैं। फर्क क्या है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम बियरर इंस्ट्रूमेंट तब बोलते हैं जहां पे उस इंस्ट्रूमेंट को सेटिस्फाई किया जा सकता है केवल इस आधार पर कि किसी फलाने व्यक्ति के पास वो इंस्ट्रूमेंट है। अगर किसी व्यक्ति के पास किसी फलाने इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन है और वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि उसमें बियरर पेमेंट अलाउड है, तो इस व्यक्ति को वो पैसा मिल जाएगा। इसमें केवल पोजेशन इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एक व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट को बियर कर रहा है, दैट इन सेल्फ इज सफिशिएंट, उसके अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए। पर वहीं दूसरी तरफ जब कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एंडोसमेंट होती है, उसके संबंध में केवल इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन होना काफी नहीं होता है। वहां पे जिस व्यक्ति के नाम से एंडोसमेंट हुई है वही व्यक्ति सक्षम होता है उस इंस्ट्रूमेंट के आधार पर पैसा पाने के लिए, उसको डिस्चार्ज करवाने के लिए। तो इंडोसमेंट का मतलब हो गया, जैसे मैं किसी फलाने एक्स नाम के व्यक्ति से इंडोसमेंट कर रहा हूं, तो अगर मैंने एक्स नाम के व्यक्ति के नाम से इंडोसमेंट किया है तो केवल एक्स नाम का व्यक्ति ही पैसा पा सकेगा। पर वहीं अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट बियरर होता, मैंने उसको बियरर कैटेगरी में डाला होता, तो वो किसी के भी हाथ में, चाहे एक्स के हाथ में जाए, वाई के हाथ में जाए, जेड के हाथ में जाए, उसके हाथ में है अगर वो इंस्ट्रूमेंट, तो वो सेटिस्फाई हो सकता है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट को सेटिस्फैक्शन दिलाने वाली बात है, उसको डिस्चार्ज करने वाली बात है, वहीं से ये कॉन्सेप्ट्स राइज होते हैं बच्चे। क्योंकि यही जो लोग हैं जिनको हम पेई के नाम से बुला रहे थे, बियरर के नाम से बुला रहे थे, इंडोसी के नाम से बुला रहे थे, यही होल्डर या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन में आके गिरेंगे आज। क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सेटिस्फैक्शन या तो होल्डर को मिलता है या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलता है। तो आप ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, आपको इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में गिरना पड़ेगा अगर आपको अपना इंस्ट्रूमेंट सेटिस्फाई करना है तो। ये बेसिक सी बात है। सबसे पहले बताता हूं कि ये होल्डर वाला सिचुएशन क्या है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइडियाज बहुत सिंपल है, बस यही है कि हमारे दिमाग में जो क्रोनोलॉजी है वो सही बने। क्रोनोलॉजी एक बार अगर हम लोग अपने दिमाग में बना लिए, फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कब हम मानेंगे कि कोई बेनिफिशियरी होल्डर की डेफिनेशन में गिर रहा है। देखो, होल्डर होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि ये जो व्यक्ति है ये एंटाइटल्ड होना चाहिए। एंटाइटल्ड होने का मतलब है इसके पास अधिकार होना चाहिए, एंटाइटल्ड होना चाहिए। और किस चीज की तरफ इसका एंटाइटलमेंट होना चाहिए? इसका एंटाइटलमेंट होना चाहिए बच्चे पोजेशन के ऊपर। किस चीज का पोजेशन बच्चे? उस इंस्ट्रूमेंट का। अभी समझाता हूं मैं आपको ये बात। देखो, सबसे पहला टेस्ट ये एस्टेब्लिश करने का कि फलाना व्यक्ति होल्डर है या नहीं, वो ये जज करना है कि क्या उसके पास अधिकार है उस इंस्ट्रूमेंट के कब्जे का। इंस्ट्रूमेंट मतलब वो जो भी है, प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो भी है, क्या उसके पास अधिकार है उसके पोजेशन का। इंपॉर्टेंट है यहां पे बच्चे पोजेशन। दैट पर्सन हैज अ राइट टू पोजेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, ये क्वेश्चन है। अब यहां पे बड़े ध्यान से समझना बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी व्यक्ति के पास पोजेशन होगा तभी हम मानेंगे कि वो होल्डर है। मैं पोजेशन एज अ फैक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि पोजेशन होना चाहिए तभी होल्डर मानेंगे। पोजेशन हो बहुत अच्छी बात है, ना हो कोई बात नहीं, आपके पास अधिकार होना चाहिए पोजेशन का। यू मस्ट बी एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो इसी से रिलेटेड है पर मैं आपको टुकड़े में बांट के बता रहा हूं, ये जो अधिकार है ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पोजेशन का, देखो अधिकार तो हजारों तरीके से आ सकता है, डायरेक्टली आ सकता है, इनडायरेक्टली आ सकता है। पर होल्डर बनने के लिए ये जो आपका राइट होना चाहिए, जो आपका एंटाइटलमेंट होना चाहिए, ये आपके खुद के नाम से होना चाहिए। इन योर ओन नेम, इन योर ओन नेम। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो अधिकारिकता है उस इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन पाने की, वो आपके खुद के नाम से होना चाहिए। आपकी जो अधिकारिकता का सोर्स है वो कोई अन्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यू योरसेल्फ इन योर ओन कैपेसिटी केपेबल होने चाहिए उसका कब्जा क्लेम करने के लिए, उसका पोजेशन पाने के लिए। बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का इसमें इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तीसरी बात जो इसी बात से निकलती है, तीसरी बात यह है कि कोई भी बेनिफिशियरी मतलब बेनिफिशियल ओनर
होल्डर नहीं बन सकता है। कौन नहीं बन सकता है बच्चे होल्डर? बेनिफिशियल ओनर। अब ये बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या, ये समझो आप। आपने एक टर्म सुना होगा, बहुत कॉमन टर्म है, बेनामीदार। सुना है? बेनामी ट्रांजैक्शंस, बेनामीदार। समझते हो उसका मतलब क्या है बच्चे? अगर कभी भी एक ऐसी स्थिति हो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे नाम किसी व्यक्ति का हो, नाम किसी व्यक्ति का हो, और उसको क्लेम कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा हो। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि लोग ऐसा आर्गुमेंट करते हैं, अरे यार ये जो प्रॉपर्टी है या फिर ये जो चीज है, ये भले ही इस व्यक्ति के नाम से है पर ये मैंने ली है, तो मेरी ही समझो। आई एम द बेनिफिशियल ओनर ऑफ दिस। वो तो मैंने उसके नाम पे करा दी थी फॉर व्हाटएवर रीजंस, प्रॉपर्टी वो मेरी ही है। तो नाम किसी का होना और बाय डिफैक्टो वो किसी और की प्रॉपर्टी होना, ये बहुत कॉमन चीज है। तो कभी भी बच्चे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के संबंध में ये जो बेनामी वाला कॉन्सेप्ट है ये लागू नहीं हो सकता है। केवल वही व्यक्ति होल्डर बनने में सक्षम है जिसका नाम उस इंस्ट्रूमेंट पे है। कोई भी व्यक्ति किसी भी इंस्ट्रूमेंट के संबंध में ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरा नाम नहीं है पर वो डिफैक्टो मेरा है, क्योंकि फलाना फलाना मैंने कंसीडरेशन पे किया, ये है वो है। वी डोंट केयर। अगर आपका नाम नहीं, यू कांट बी द होल्डर, एज सिंपल एज दैट। तो कभी भी कोई भी बेनिफिशियल ओनर क्लेम नहीं कर सकता एंटाइटलमेंट होल्डर बनने की। ये तीनों चीजें बच्चे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पोजेशन का अधिकार होना, अपने खुद के नाम पे होना, और कोई भी अन्य व्यक्ति उसमें घुस नहीं सकता है। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? आखिरी और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो व्यक्ति है इसके पास ना केवल कब्जे के ऊपर अधिकारिता हो, इसके पास ये भी अधिकारिता होना चाहिए कि वो उस इंस्ट्रूमेंट के आधार पर वो जो पैसा है, जिस अमाउंट के संबंध में वो इंस्ट्रूमेंट है, उसको रिकवर कर सके। इसको बोलते हैं राइट टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट। ये तो बहुत एसेंशियल है। कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था प्रॉमिसरी नोट का कॉन्सेप्ट या बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट, वहां मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बहुत एसेंशियल है किसी भी प्रॉमिसरी नोट के लिए, किसी बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, कि वो जो अमाउंट है वो सर्टेन होना चाहिए, वो निश्चित होना चाहिए। वहीं से ये बात निकल के आती है कि जिस अमाउंट के लिए वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका आप होल्डर बनने का क्लेम रेज कर रहे हो, उस अमाउंट को रिकवर करने की आपके पास अधिकारिता होना चाहिए। मतलब यू मस्ट ऑन योर ओन हैव द राइट टू रिकवर द मनी। अब ये बड़ा आपको लग रहा होगा कि सर मतलब क्या डिफरेंस है पोजेशन के ऊपर राइट होने में और रिकवरी के ऊपर राइट होने में? देखो बच्चे 90% केसेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जिसके पास पोजेशन का अधिकार होगा इंस्ट्रूमेंट का, उसके पास पेमेंट का भी अधिकार होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट ऐसा हमेशा हो, इट इज नॉट एसेंशियल, एंड दैट इज द रीजन कि हम लोगों ने एक सेपरेट रिक्वायरमेंट बनाया है उस चीज को। क्या सेपरेट रिक्वायरमेंट बनाया है कि एक तरफ देयर शुड बी अ राइट टू पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और दूसरी तरफ देयर शुड बी अ सेपरेट राइट टू द पेमेंट ऑफ मनी, राइट टू रिकवर द मनी। तो कोई भी बंदा जो कह रहा है कि मैं होल्डर हूं, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो पैसा लिखा हुआ है उसको पाने का उसका अधिकार है उसके खुद के नाम से, कि अगर वो चाहे तो उस पैसे को रिकवर कर सकता है, इज लीगली एंटाइटल्ड टू दैट मनी। क्लियर है? तो कोई भी बंदा, वो चाहे पेई हो, चाहे बियरर हो, चाहे एंडोसी हो, जो इन चार रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा वही होल्डर बनने के काबिल माना जाएगा। तो होल्डर बनना है तो ये चारों रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, तभी आप जो हमारा एनआई एक्ट का सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 उसको सेटिस्फाई करोगे, और जो बाकी के बेनिफिट्स हैं जो इंस्टीट्यूट के अंदर अलग अलग जगह पे दिए गए हैं एक होल्डर को, वो आपको मिल पाएंगे। और ये बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है। ठीक है? होल्डर के बाद जो दूसरा डिस्कशन है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो है बच्चे होल्डर इन ड्यू कोर्स का। होल्डर इन ड्यू कोर्स। अभी बस समझने की कोशिश करना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट। अब ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट है, ये भी कुछ रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, पर ये रिक्वायरमेंट्स होल्डर होने की रिक्वायरमेंट से बिल्कुल अलग है। कॉन्सेप्ट रिलेटेड है पर रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल डिफरेंट है, कोई ओवरलैप नहीं उनमें। जैसे कि जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाने के लिए, वो है बच्चे कंसीडरेशन। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये इनफैक्ट प्राइमरी डिफरेंस है किसी एक व्यक्ति में जिसको हम होल्डर बोल रहे हैं और किसी दूसरे व्यक्ति में जिसको हम होल्डर इन ड्यू कोर्स बोल रहे हैं। क्योंकि बच्चे होल्डर बनने के लिए कंसीडरेशन का मौजूद होना जरूरी नहीं होता है, पर वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन 9 के हिसाब से तभी बन सकता है जब वो कंसीडरेशन पे किया हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, कोई प्रॉमिसरी नोट बनाया, और वो मैंने आपको दिया, फॉर एग्जांपल 5000 के अमाउंट का प्रॉमिसरी नोट बनाया और वो मैंने आपको दिया, पर आपसे बदले में कुछ नहीं लिया, तो आप एक बार को होल्डर तो बन सकते हो अगर आप रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हो जो सेक्शन 8 में पढ़ी हमने, पर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन पाओगे कभी भी, क्योंकि आपने कंसीडरेशन नहीं पे किया इन एक्सचेंज ऑफ दैट। कंसीडरेशन का मतलब समझते हो? अगर नहीं याद है तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2D देख लेना। कंसीडरेशन का मतलब कुछ भी नहीं होता, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस। भाई आपको कुछ मिल रही है उसके बदले में क्या दे रहे हो आप, दैट इज इट। वो कुछ भी चीज हो सकती है, पर जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के कानून में भी होता है कि ये जो कंसीडरेशन है जो पे की जा रही है, वो बच्चे जरूरी है कि वो लॉफुल होनी चाहिए, और साथ ही साथ वैल्यूएबल होनी चाहिए। लॉफुल होनी चाहिए और वैल्यूएबल होनी चाहिए। लॉफुल का मतलब क्या है बच्चे? हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 के हिसाब से हर एक वो कंसीडरेशन जो किसी भी इलीगल पर्पस के लिए है, मतलब इलीगल काम के लिए है, जिसका ऑब्जेक्ट इलीगल है, वो कंसीडरेशन अनलॉफुल मानी जाती है, मतलब एक सही कंसीडरेशन नहीं मानी जाती। तो अगर कभी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसके बदले में कंसीडरेशन तो दी है पर वो इलीगल कंसीडरेशन है एज पर सेक्शन 23, तो फिर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको 50,000 का इंस्ट्रूमेंट बना के दिया,
और आपने बदले में मुझे ये वादा किया कि 50,000 के इंस्ट्रूमेंट के बदले आप किसी के यहाँ चोरी करोगे या किसी का मर्डर कर दोगे, मतलब कुछ इलीगल काम करोगे। तो आपका ये जो कंसिडरेशन है, वो अनलॉफुल होने की वजह से नॉन एक्जिस्टेंट माना जाएगा, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है और आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन पाओगे। तो योर कंसिडरेशन हैज टू बी लॉफुल और साथ ही साथ आपकी जो कंसिडरेशन है वो वैल्यूएबल होना चाहिए। वैल्यूएबल का मतलब क्या है? मतलब जो भी चीज आप कंसिडरेशन में दे रहे हो, जिसको आप कंसिडरेशन बता रहे हो, उसकी वैल्यू होनी चाहिए इन द आइज ऑफ लॉ। वैल्यू होने का मतलब क्या है? वैल्यू होने का मतलब है कि भाई हम जिसको जज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 10,000 का प्रॉमिसरी नोट दे रहा हूं, आप बदले में मेरे को गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, कोई सामान प्रोवाइड कर रहे हो, कोई टीवी दे रहे हो, कोई फोन दे रहे हो, वैल्यूएबल है। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पे एडिक्वेसी ऑफ वैल्यू क्वेश्चन नहीं होगी। मतलब जरूरी नहीं है कि मैं आपको 10,000 का प्रॉमिसरी नोट दे रहा हूं तो आप मेरे को 10,000 की चीज दोगे तभी उसको वैल्यूएबल कंसिडरेशन मानेंगे। नो, हम लोग पर्याप्तता नहीं देखते हैं, एडिक्वेसी नहीं देखते हैं। कंसिडरेशन होनी चाहिए, जो भी कंसिडरेशन है उसकी कोई वैल्यू नहीं चाहिए, फिर वो चाहे कितनी, भले मेरे 10,000 के प्रॉमिसरी नोट के बदले आप 100 रुपए की चीज हो, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको 10,000 का प्रॉमिसरी नोट दिया, आपने बदले में मेरे को आशीर्वाद दिया, आप बहुत बड़े बाबा टाइप हो, आपको लोग मानते हैं, आपने बदले में मुझे आशीर्वाद दिया कि हमेशा खुश रहना। ये कंसिडरेशन नहीं है। ये हो सकती है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो क्योंकि मेरी आस्था हो आप में, बट ये इन द आइज ऑफ लॉ कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सेंटिमेंटल वैल्यू है आपके लिए, इमोशनल वैल्यू है आपके लिए, बट कानून की नजर में इसकी वैल्यू नहीं है। तो जो सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है जो किसी व्यक्ति को होल्डर इन ड्यू कोर्स बनाती है बच्चों, वो होती है कंसिडरेशन, जिसका लॉफुल होना भी जरूरी है, जिसका वैल्यूएबल होना भी जरूरी है।